नमस्कार। आज हम लेस्ली नॉरिस की एक बहुत ही कमाल की कविता अ टाइगर इन द जू को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता संघर्ष और विरोधाभास की एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस कविता का हीरो है एक बहुत ही शानदार, बहुत ही शक्तिशाली बाघ। उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत दोनों को ही इस कविता में कैद किया गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कवि हमें एक ही जानवर को दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में दिखाते हैं। एक दुनिया है पिंजरे की, जहां हर चीज पर पाबंदी है, और दूसरी दुनिया है जंगल की, जो आजाद और अंतहीन है। तो चलिए अब इस कविता का जो सबसे बड़ा थीम है, यानी ये जो कॉन्ट्रास्ट या विरोधाभास है, उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक चीज जो इस कविता में तुरंत ध्यान खींचती है वो है मानवीकरण का इस्तेमाल। मतलब कवि बाघ को कोई जानवर या इट नहीं बल्कि ही कहकर बुलाते हैं, एक इंसान की तरह। ऐसा इसलिए ताकि हम उसकी भावनाओं को, उसके अनुभव को बेहतर ढंग से महसूस कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं पिंजरे की हकीकत की। चिड़ियाघर के अंदर बाघ की आज की दुनिया आखिर है कैसी? देखिए, कविता की शुरुआत ही एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट से होती है। बाघ एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक काम कर रहा है, शान से चलना, जिसे स्टॉकिंग कहते हैं, लेकिन कहाँ? बस अपने पिंजरे के उन चंद कदमों के अंदर। और यही बात तो सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना? कि कैद में होने के बावजूद उसका जो शिकारी वाला इंस्टिंक्ट है, उसकी जो फितरत है, वह भी जिंदा है। और फिर आता है कविता का शायद सबसे दमदार, सबसे शक्तिशाली वाक्यांश। तो यहां जरूरी बात यह है कि बाघ की चुप्पी का मतलब शांति नहीं है। ये उसकी बेबसी का, उसके कैद के खिलाफ एक दबा हुआ, उबलता हुआ गुस्सा है। चलिए अब पिंजरे से बाहर निकलते हैं और उस दुनिया की कल्पना करते हैं जहां कवि के हिसाब से बाघ को असल में होना चाहिए था। यहां भी देखिए कितना बड़ा फर्क है। पिंजरे में वो बस बेचैनी से आगे पीछे टहल रहा है, लेकिन जंगल में उसकी चाल का एक मकसद होता। वो लंबी घास में शिकार के लिए चुपके से सरक रहा होता। जंगल में तो बाघ राजा होता। वो अपने माहौल का मास्टर होता, अपनी धारियों को छिपने के लिए इस्तेमाल करता, पानी के पास सब्र से इंतजार करता और फिर किसी मोटे ताजे हिरन का शिकार करता। और उसकी आवाज, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। पिंजरे में उसके पंजे मखमल की तरह शांत हैं, कोई आवाज नहीं करते। लेकिन जंगल में वो दहाड़ता, गुर्राता और गांव वालों को डराकर अपना इलाका बताता। तो चलिए जंगल के इस सपने से वापस चिड़ियाघर की हकीकत में लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कैद की असली भावनात्मक कीमत क्या है। ये लाइन, उसकी ताकत सलाखों के पीछे, कितनी पावरफुल है। इसका मतलब है कि उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी काबिलियत, सब कुछ इन सलाखों के पीछे बंद है, बेकार हो रही है। और एक और बात, कविता कहती है कि वो विजिटर्स को, यानी देखने वालों को इग्नोर कर रहा है। अब ये सिर्फ बोरियत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि वो इमोशनली दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। ये कैद का एक साइकोलॉजिकल असर है। कविता के आखिर में बाघ अपने कंक्रीट की कोठरी से चमकते सितारों को देख रहा है। ये दो बहुत बड़े सिंबल्स हैं। एक तरफ कंक्रीट की कोठरी है जो कैद का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है चमकते सितारे जो आजादी, उम्मीद और उस बड़ी खुली दुनिया का प्रतीक है। और आखिरकार ये कविता हमें एक बहुत ही मुश्किल और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि क्या जू, यानी चिड़ियाघर, सही है या गलत? कविता हमें इस मुद्दे के नैतिक पहलू के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और सच तो ये है कि दोनों ही पक्षों के पास काफी मजबूत तर्क हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि जू संरक्षण, रिसर्च और शिक्षा के लिए जरूरी हैं। यहां लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जानवरों को उनके प्राकृतिक घर से दूर जबरदस्ती की कैद में रखते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक तनाव होता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये छोटी सी कविता एक बाघ की कहानी के जरिए आजादी, ताकत और कुदरत जैसे बहुत बड़े बड़े विषयों पर बात करती है। कविता हमें कोई सीधा साधा जवाब तो नहीं देती, लेकिन एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल के साथ जरूर छोड़ जाती है। कैद की असली कीमत क्या है?